कर रहे थे ना? यस मैम। क्लस्टर सैंपलिंग होगा। यस। क्लस्टर सैंपलिंग में क्लस्टर का मतलब पता है? व्हाट इज क्लस्टर? बताइए, क्लस्टर का मतलब पता है? नो मैम। नहीं, देखो, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जैसे सबसे बेटर एग्जांपल हो सकता है इसका, जैसे मान लीजिए चावल की बोरी में से कुछ आप हैंड गेन उठाते हो और चेक करते हो उसका सैंपल, फिर वापस से उसमें रख देते हो, उसी के बेसिस पे जजमेंट करते हो वो क्लस्टर आपको लेना है या नहीं लेना है, मतलब वो पूरा खरीदना है या नहीं। तो ये डिसीजन है, वो आपने क्या किया, एक क्लस्टर उठाया, मतलब एज अ हैंडफुल आपने एक हाथ में लिया और चेक कर रहे हैं, बस वापस से उसमें रख दिए। उसमें सब तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे इससे एक क्वेश्चन आपका असाइनमेंट वाले में भी था, जिसमें विद इन ग्रुप वेरिएशन का टर्म पूछा जाता है। आपका देखो, क्लस्टर में क्या करते हैं, जैसे पूरे पटना को डिवाइड करो डिफरेंट क्लस्टर्स में, जब डिफरेंट क्लस्टर्स में पूरे पटना को डिफाइन करोगे तो कुछ एरिया ऐसा दिखेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी है और वो अपने आप में एक वर्ल्ड है। जैसे मान लीजिए बोल सकते हैं कुछ ऐसा बोरिंग रोड का एरिया ले लो, जहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा, अगर कहा जाए मिडिल क्लास के लोग भी हैं, थोड़े हाई क्लास के लोग भी हैं, लेबर क्लास के लोग भी रहते हैं। तो वैसा एरिया जहाँ ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए जो अपने आप में पूरे वेरिएशन को एग्जिस्ट, उसमें पूरा वेरिएशन अवेलेबल है और कहीं सेगमेंटेशन वैसा नहीं हुआ हो, जैसे हेट्रोजीनियस, ये हम लोग सर्टिफाइड में क्या करते हैं, यस मैम, होमोजेनस। लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं होगा। एक ग्रुप में भी बहुत सारा वेरिएशन हो सकता है और डिफरेंट ग्रुप में भी वेरिएशन मिल जाएगा आपको। तो ऐसा अगर सैम्पलिंग आप ले रहे हैं तो उसको हम लोग, एक क्वेश्चन है मैम उसमें शायद, which type of sampling is appropriate when the population consists of well defined group such that the elements within each group are heterogeneous and each group is representative of the whole population? है ना, वो टर्म क्लस्टर आता है। क्लस्टर सैंपलिंग ना मैम? क्लस्टर, हाँ। यस। इसमें आपने स्ट्रेटिफाइड शायद लिखा था, वो क्लस्टर। यस मैम। हाँ, वो क्लस्टर होगा। तो उसमें क्या बोलता है, पॉपुलेशन जो, अब इसमें करते क्या है, पहले तो उसमें वर्ड ये पकड़ो, विद इन ग्रुप जो है वो हेट्रोजीनियस होगा, बट अगर स्ट्रेटिफाइड में देखोगे तो क्या होता है, बिटवीन ग्रुप जो पॉपुलेशन होता है वो। यस मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, which type of नेक्स्ट, sampling is appropriate when the population consists of well defined such that the elements within each group are homogeneous and विद इन between group आर between group are, हेट्रोजीनियस। yes मैम, हाँ, हेट्रोजीनियस, वो स्ट्रेटिफाइड हो गया। हाँ वो स्ट्रेटिफाइड होगा, बट दूसरे वाले टर्म में, मतलब फर्स्ट वाले में होमोजीनियस हो जाएगा। वो विद इन रहेगा तो ना। हाँ हाँ, फर्स्ट वाले में सी शायद है ना, क्लस्टर। मैंने, एक मिनट,
चलो देखो इसमें क्या है, अब जो क्लस्टर सैम्पलिंग में है उसमें क्या करते हैं, पूरे पॉपुलेशन का वो एक क्लस्टर भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, सिचुएशन है। और इसमें देखो स्टेप्स क्या क्या फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स, डिफरेंट क्लस्टर्स में भी डिवाइड कर दिए, जैसे पूरे पटना के एरिया को हम लोग डिवाइड कर दिए, तानापुर का एरिया, बेली रोड का अलग एरिया, कुर्जी वाला एरिया, उधर बोरिंग रोड का एरिया, कंकरबाग एक पर्टिकुलर एरिया है, पटना सिटी एक पर्टिकुलर एरिया है। तो डिफरेंट क्लस्टर्स में हम लोगों ने एरिया वाइज डिवाइड कर दिया। अब ये जो डिवीजन है, अब वो जो डिवीजन है उसमें अपने आप से वेरिएशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि कंकरबाग में हर तरह के लोग नहीं रहते हैं, बोरिंग रोड में हर तरह के लोग नहीं रहते हैं। तो सब क्या है, एक अपने आप में मतलब वेल डिफाइंड ग्रुप है, जो विद इन ग्रुप हेट्रोजेनिटी को भी मेंटेन करेगा और होमोजेनिटी को भी कहीं ना कहीं मेंटेन कर रहा है। तो इस तरह के क्लस्टर्स के डिवीजन को हम क्लस्टर बोलते हैं। तो क्या किया जाता है, इस क्लस्टर में से इसका सैम्पलिंग प्रोसेस एक्चुअल होता है तो क्या होता है, कुछ क्लस्टर्स को सेलेक्ट किया जाता है इन पूरे क्लस्टर्स में। कुछ सिलेक्शन, सिर्फ एक क्लस्टर के बेसिस पे जजमेंट नहीं होगा, मोर देन वन क्लस्टर के बेसिस पे हम जजमेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए लिखा है सेकेंड स्टेप में, सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ फ्यू क्लस्टर से सिलेक्टेड। अब आपने 6-7 जो एरिया पटना का डिवाइड किया था, उसमें से कुछ को सेलेक्ट कर लो, 1 या 2 को, तो आपको उसका सिलेक्शन, अब जो क्लस्टर आपने सेलेक्ट किया है, ये चीज अब थर्ड जो कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्लस्टर आपने सेलेक्ट किया है, उस क्लस्टर के ईच एंड एवरी यूनिट, ईच एंड एवरी फैमिली, ईच एंड एवरी हाउस, अगर मान लो एरिया वाइज अगर घर का हम हाउस होल्ड सर्वे कर रहे हैं, तो सारे के सारे हाउस होल्ड का सिलेक्शन करना, उस क्लस्टर के ईच एंड एवरी एलिमेंट को स्टडी करना हमारा टास्क होगा। किसी भी एलिमेंट को हम छोड़ नहीं सकते, बट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अगर होता तो हम छोड़ सकते थे, स्ट्रेटिफाइड होता तब भी हम छोड़ सकते थे। जैसे कि स्ट्रेटिफाइड में भी प्रोपोर्शनल एलोकेशन या फिर का है डिस्प्रोपोर्शन या फिर कुछ भी, जिसमें ऑप्शन है कि आप किसी और आइटम को छोड़ सकते हो, बट क्लस्टर में ये चांस नहीं है। जस्ट आपने सेलेक्ट कर लिया, you have to study each and every element of that cluster। ठीक है, कंडीशन होता है। इसको ये भी कहा जाता है, क्लस्टर का जो पहला स्टेप है, जो आपने क्लस्टर का डिवीजन किया है, वो एज अ स्ट्रेटिफाइड की तरह मैच करता है। जैसे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू कुछ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, या कर रहे हैं वो, बट तरीका क्या है, क्लस्टरिंग के फॉर्म में कर रहे हैं। एरिया हमारा क्लस्टर हो गया, मान लीजिए यहाँ पे जो एरिया से हम बेसिस पे हम डिवीजन कर रहे हैं, दैट इज द क्लस्टर। ये या फिर स्ट्रेटिफाइंग फैक्टर जिसके बेसिस पे आपने ये डिसीजन लिया है। देखो इसमें होता क्या है, हाँ देखो वही एग्जांपल दिया, 20 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी, एक क्लस्टर हम लोगों ने लिया, उसमें सैंपल्स ले रहे हैं, 1 2 3 4 फर्स्ट क्लस्टर में आ रहा है, 1 2 3 4 सेकंड में 5 6 7 8 9 10 11 12 फोर्थ में 13 12 14 15 16 इस तरह का क्लस्टर्स आपने लिया है। अब ये क्लस्टर अब जो भी लिया है, इस 4 में से किसी 2 क्लस्टर का रैंडम सिलेक्शन कर लो, देन उस रैंडम, सपोज आपने 2 और 4 का कर लिया, तो ये 2 और 4 का सारा हाउस होल्ड का आपको स्टडी करना पड़ेगा, यही चीज है। और जो नहीं सिलेक्शन हुआ है उसका एक भी एलिमेंट नहीं करना। ऐसा नहीं कर सकते कि अगर सेकंड का सिलेक्शन किए हैं तो x5 x6 x7 का स्टडी करना है, x8 का नहीं करना, ये नहीं कर सकते। यही आपका टर्म होता है। इसमें क्वेश्चंस रहता है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस? नो मैम, एवरी क्वेश्चन में भी नहीं रहता। नो मैम, इस बार तो हम लोग का एग्जाम जो है ना वो 20 जुलाई 20 जुलाई है, शुरू हो गया 20 जुलाई से, मतलब शुरू हो जाए। यस मैम। सारे पेपर्स का डे वाइज आ गया रूटीन? डे वाइज नहीं मैम, वो मतलब वो उसमें भी
10 days का टाइम रहता है ना। अच्छा, हाँ हाँ 10 days का है। हाँ, तो 20 जुलाई से 30 जुलाई को सबमिशन डेट है। सारे उस बीच आप, यस मैम, 10 दिन का टाइम है। वो वही इस टाइप का ही एमसीक्यू आएगा। सारे पेपर में एमसीक्यू ही होगा। यस मैम, इसमें सिर्फ केस स्टडी इन्वॉल्व हो जाएगा सर। ये रिसर्च वाले में रिसर्च वाले में नहीं, सब सब्जेक्ट में केस स्टडी आ एक जाता है। एक्स्ट्रा केस स्टडी। यस मैम। इसका केस स्टडीज तो हम लोग किए भी नहीं है ना। नो मैम, केस स्टडी कोई भी चैप्टर का नहीं होता, कोई भी सब्जेक्ट का नहीं होता। खुद से ही फिर तो केस स्टडी में भी इसका जरूरत पड़ेगा, ये सब जो एग्जांपल्स दे रहा है। यस मैम। देखो इसमें है क्या, केस एक एग्जांपल देख ही लेते हैं क्या है। यस मैम। We want, चलो suppose we want to have 7,500 household from all over the country. ये हमारा सिलेक्शन करना है, सैंपल साइज डिफाइंड है पहले से। इन सच केस फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज, हमें फर्स्ट स्टेज पे लेना है डिस्ट्रिक्ट, जिसमें 30 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ 600 आर सेलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। नंबर ऑफ साइज फिक्स्ड है, 30 फिक्स है, जो सैंपल रैंडम सैंपल हमने ले लिया है आउट ऑफ 100। हम लोगों ने 30 डिस्ट्रिक्ट्स का सिलेक्शन कर लिया है बाय सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब इन 30 डिस्ट्रिक्ट से हमें ये 7,500 हाउस होल्ड लेना है। सो फर्स्ट स्टेज में सिटीज को डिफाइन किया गया। सपोज 5 cities आर सिलेक्टेड आउट ऑफ 30 डिस्ट्रिक्ट्स। स्टेज 2 में क्या कर रहा है, वार्ड्स लोकेलिटी जो होता है उसके 10 wards or localities are selected from each city, and third stage पे ले रहा है household, 50 household are selected from the each ward or locality। यहाँ पे सारा रैंडम ही है। अब देखो यहाँ पे जो ये जो टर्म आप पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम्पल है, ये कॉम्बिनेशन है हर तरह का। अगर आप 5 सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ 30, तो आप क्या कर रहे हैं, किसी न किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया गया होगा। डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे आपने 5 सिटीज लिया है। फर्स्ट स्टेज में वी आर अप्लाइंग स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सेकेंड स्टेज में क्या है, 10 सिटीज और वार्ड आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच सिटी। अब सिटी का सिलेक्शन हो चुका है, देन हम लोग उसमें 10 वार्ड ले रहे हैं कोई भी। ये 10 वार्ड जो ले रहे हैं वो क्लस्टर सैम्पलिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। कैसे, आपने जो 10 वार्ड लिया उसका सारा हाउस होल्ड लेना पड़ेगा। अब थर्ड वाले में देखो, हाउस होल्ड ले रहे हैं 50 आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड और लोकेलिटी। अब यहाँ पे जो स्टेज बता रहा है, अब पूरा मान लीजिए 85 हाउस होल्ड होगा, ये जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा भी होगा। तो ज्यादा है और सारा का सारा आप सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, देन आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। यस मैम। तो ये बस तीनों में अरेंज करके बता दिया है कि किस तरह का टर्म आ जाएगा। यस। इसके बाद है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का एग्जाम्पल जो है वो इसी को आप मान सकते हैं, ये वाला। क्या होता है, yes, जैसे मल्टी स्टेज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मान सकते हो, जैसे कभी जॉब के लिए क्या होता है, एक मान लो पीटी, मेंस, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू। पहले स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे आपका जो पीटी हो रहा है, दैट इज द फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में जो वो क्वालिफाई कर जाएंगे उनके लिए इसका कंडीशन है। तो दूसरा स्टेज हो गया वो सेकेंड स्टेज। थर्ड में कर रहे हो ग्रुप डिस्कशन, तो जिसका सिलेक्शन मेंस में हो चुका है उसके लिए ग्रुप डिस्कशन है। जिसका ग्रुप डिस्कशन में सिलेक्शन होगा वो लास्ट में पर्सनल इंटरव्यू जा रहा है। इस हम एक स्टेज में नहीं, 2, 4 या फिर 2 से ज्यादा स्टेज में अगर हम कुछ भी टास्क परफॉर्म करते हैं, that kind of task is multi stage sampling। ठीक है, इसी को हम सैम्पलिंग बोलते हैं। अब ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, या इससे भी बहुत ज्यादा सैम्पलिंग का मेथड है, उन सब के बेसिस पे यूज किया जाता है। अगर ये स्टेज सिर्फ 2 हो
तो 2 स्टेज सैम्पलिंग या डबल सैम्पलिंग बोला जा सकता है। 2 स्टेज सैम्पलिंग, सिर्फ 2 स्टेज में कर रहे हो, मान लो रिटेल लिया और एक इंटरव्यू लिया, सिर्फ 2 स्टेज पास कर रहे हैं, इन दैट केस हम उसको 2 स्टेज सैम्पलिंग बोलेंगे। 2 से ज्यादा स्टेजेस अगर कवर कर रहे हैं देन मल्टी स्टेज। देखो लिखा भी है, द नेम implies sampling is done in several stages. This is used with a certified cluster design. देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल स्विमिंग जिम, इससे बेटर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, वही चीज है। ठीक है, ये एग्जाम्पल कुछ ज्यादा काम का नहीं है। हाँ, अब इसमें देखो एडवांटेज क्या होता है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। और कैसे, देखिए आपने फर्स्ट स्टेज पे सबको चांस दे दिया, यस मैम, जो नेक्स्ट स्टेज में तो नेक्स्ट स्टेज में वो अपने आप रिड्यूस हो गया। अब ऐसे अगर मान लो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते तो पूरा का पूरा सैंपल आपको पीटी वाले जितना है सबका करना पड़ता, फिर वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता, बहुत ज्यादा लेंथी होता, बहुत ज्यादा सर दर्द होने वाला था। यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट स्टेज पे जो रिजेक्ट हो गया वो तो रिजेक्ट हो गया, अब उसमें पैटर्न होके साइज आया है हमारे पास, हमें सिर्फ उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाना है। उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाओगे तो पता है कि वो पीटी क्लियर करके आए हैं, तो उनके पास ये मिनिमम जो रिक्वायरमेंट, जो मतलब उसका क्या कहा जाए, नॉलेज लेवल या फिर कुछ भी जो आपको चाहिए जिस तरह का एप्टीट्यूड उसमें वो है। अब आपको सिर्फ उसको चेक करना है और उसके बेसिस के लिए, उसी को चेक करने के लिए एक डिजाइन या फिर फर्दर जो भी आप प्रोसेस अप्लाई करेंगे सिर्फ उसको चेक करने के लिए करेंगे, और कुछ आपको नहीं करना। थर्ड स्टेज में क्या कर रहे हैं, सिर्फ आपको पता है उसका सिलेक्शन हो चुका है, उसका जो रिटेन का एप्टीट्यूड था, सब्जेक्टिव नॉलेज था, क्वालिफाई कर चुका है। अब सेकंड थर्ड स्टेज पे हमको उसको चेक करना है जो फर्दर इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस हो। हाँ, और बहुत ज्यादा क्लस्टर में, बहुत ज्यादा क्या है, क्लस्टर का मतलब एग्जैक्टली हिंदी वर्ड तो झुंड हुआ पूरा एकदम, ग्रुप ऑफ पीपल, तो वो पूरा आपको डील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए कभी कभी डिसएडवांटेज ये भी, कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है एज मोर एंड मोर स्टेजेस आर इंक्लूडेड। जैसे जैसे आप ग्रुप, मान लो सिर्फ पीटी लेके मेंस लेके काम खत्म कर दिए तो हो गया, अब इसके बाद आप कर रहे हो ग्रुप डिस्कशन, उसमें एक्सपेंसेस आएंगे, उसमें मान लो साइको टेस्ट लेने लग गए, उसमें भी और एक्सपेंसेस। तो इस तरह हो रहा है कि जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ेगा कॉस्ट विल गोइंग टू इंक्रीज। एरिया सैम्पलिंग वही है जो मैंने आपको क्लस्टर सैम्पलिंग का पर्टिकुलर एग्जांपल दिया था। अगर हम एरिया वाइज डिवाइड कर देते हैं, जैसे अभी पटना का जो मैंने डिवीजन किया था वो अकॉर्डिंग टू एरिया किया था, अगर वो एरिया होगा, जैसे तो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लिखा है, इट इज अ फॉर्म ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग। यहाँ पे क्या किया है, क्लस्टर्स को हम डिवाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एरिया, तो वो एरिया सैम्पलिंग हो गया। बट एग्जैक्टली अगर एरिया सैम्पलिंग को बोलोगे तो डिवीजन ऑफ जो टर्म है, मतलब डिवीजन ऑफ शॉप, किसी पर्टिकुलर सिटी का या फिर स्टेट का, जो भी आप डिवीजन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एरिया कर रहे हैं, तो वो एरिया सैम्पलिंग है। और अगर देखो एरिया और क्लस्टर में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, क्लस्टर में हमारा फोकस होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, क्लस्टर में हमारा फोकस होता है ग्रुप ऑफ पीपल जिसका आप सिलेक्शन करने वाले हैं। जो हम लोगों ने डिवीजन किया, जैसे मान लीजिए बोरिंग रोड और कंकरबाग और सिटी, इस तरह का जो एरिया डिफाइन किया, उसमें किस किस तरह के लोग हैं वहां रहते हैं, उस पे डिपेंडेंट हम लोगों ने डिवीजन किया था। लेकिन अगर एरिया का बात करें तो एरिया में हम पूरे 4, 5, 6 एरिया में डिवाइड कर दे रहे हैं, और वो एरिया के बेसिस पे उसमें किस तरह के लोग हैं, कैसा टर्म है, क्या कंडीशन है, ये सब हम नहीं फोकस कर रहे हैं, सिर्फ एरिया देख रहे हैं। एक पर्टिकुलर एरिया, मान लो ये एरिया ऐसा भी हो सकता है, कोई फिक्स एरिया ले ले, एक फिट का जो एरिया है उसमें के फॉर्म में डिवाइड करके उसके बेसिस पे मतलब एरिया सैम्पलिंग डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, जो उसमें किस तरह का पार्टिसिपेंट्स कंस्टिट्यूट कर रहा है वो क्लस्टर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू एरिया। एरिया में क्या होता है, एरिया डिवीजन कर रहे हैं, वो टर्म आ जाता है।
जैसे ये एरिया, यहाँ पे एरिया हो जाएगा किसी पर्टिकुलर ब्रांड का कंजम्पशन कितना हो रहा है। जैसे डेयरी मिल्क का जो मान लो कंजम्पशन है, क्या कहा जाए, वी मे लाइक टू चूज शॉप which sell the brand Cadbury Dairy Milk and Cadbury Dairy Milk, and disadvantage of the area sampling is that it is expensive and time consuming. यहाँ पे देखिए किस एरिया में ज्यादा होता है ये। अब देखो अगर हम इसी चीज में राइस वाला कंडीशन ले लें तो कोई ऐसा एरिया ही नहीं होगा जहाँ पे आप यस मैम, कर पाएंगे। लेकिन ये एरिया हो सकता है जहाँ पे कंजम्पशन क्या हो रहा है, अल्कोहल का कंजम्पशन कहाँ ज्यादा हो रहा है, मेडिसिन कंजम्पशन कहाँ ज्यादा हो रहा है। तो मेडिसिन का कंजम्पशन ऑब्वियसली जहाँ पे ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंडीशन दिख रहा होगा वहां पे ज्यादा लोग खरीद रहे होंगे, ऐसा कुछ। तो उस तरह से आप बता सकते हैं कि ऐसा एरिया आप चूज कर सकते हैं। जैसे मान लो सबसे लेस एक्सपेंसिव मेडिसिन कहाँ मिलेगा पूरे पटना में, अशोक राजपथ। इतने सारा फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ऑब्वियसली कम हो जाएगा एक्सपेंसिव जो भी होगा, उसका मार्केटिंग ज्यादा कहाँ हो रहा है। तो इस तरह की चीज अगर देखें तो वो हम एरिया वाइज ले सकते हैं। अब इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो बोल रहा है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का है। जो भी अब तक हम पढ़ रहे थे that was simple random sampling, a stratified random sampling, cluster sampling, multi-stage sampling, ये सारे क्या थे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थे। अब इसका एडवांटेजेस वर्सेस डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। एडवांटेजेस, इसका सबसे बेस्ट एडवांटेज तो यही है, ये हमेशा अनबायस्ड होता है, यस मैम, बायस्ड नहीं होगा। नहीं होता। क्वांटिफिकेशन इज पॉसिबल इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्वांटिफिकेशन मीन्स आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ही पॉसिबल है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्वांटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। थर्ड है लेस नॉलेज ऑफ यूनिवर्स इज सफिशिएंट। हम लोगों ने पूरा पॉपुलेशन तो पढ़ना नहीं है, पर सैंपल, अब सैंपल है तो ऑब्वियस है लेस नॉलेज है हमें उस पूरे यूनिवर्स का या फिर पूरे टारगेट पॉपुलेशन का जिसको हमें स्टडी करना है। तो यहाँ पे ये इसका एडवांटेजेस हो जाता है। दूसरा डिसएडवांटेजेस, अब इसमें इतने सारे पॉपुलेशन में से आप थोड़ा सैंपल लेने वाले हो, सैंपल का सिलेक्शन का प्रोसेस देखना है, सारा डिजाइनिंग करना है, तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर डिस्कशिंग, सारा नॉलेज, सारा कलेक्शन टू लिस्ट थिंग्स, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करना है, तो ऑब्वियसली इतना सारा टाइम टेकिंग है, इतना सारा कॉस्ट रिड्यूस होगा ही। रिसोर्स की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि सैम्पलिंग में आपको सैंपल जो सिलेक्शन करना है वो आप किसी से भी सैंपल नहीं सिलेक्ट करा सकते। जैसे बहुत सारे केसेस में देखते हैं हमारे यहाँ जो भी रिसर्च होता है, मैक्सिमम केसेस में कभी भी एक्सपीरियंस्ड लोगों को डेटा कलेक्शन नहीं करने मिलता, और उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि जो रिजल्ट आता है वो कभी भी बहुत ज्यादा इफिशिएंट नहीं होता जितना कि वो हो सकता था। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। डेटा कलेक्शन में यू रिक्वायर मोर रिसोर्सेज, और वो रिसोर्सेज मिलता ही नहीं है क्योंकि उतने एक्सपर्ट्स होते ही नहीं है। तो इस वजह से टाइम, कॉस्ट, ये चीज आपका रिसोर्सेज सबसे इम्पोर्टेंट मतलब डिसएडवांटेजेस। मैम एक मल्टी स्टेज पर क्वेश्चन है था, which of the following is not an approach to assess multi item scale reliability? मल्टी आइटम स्केल रिलायबिलिटी, टेस्ट, रीटेस्ट reliability, construct reliability, alternative form reliability. ये मल्टी स्टेज का नहीं है, ये स्केलिंग का है। यस मैम, मल्टी आइटम स्केल का। हाँ, इसमें क्या है ऑप्शन, ऑप्शन बोलिए तो। टेस्ट, रीटेस्ट reliability, हाँ, construct reliability, alternative form reliability, and internal consistency reliability. सेकेंड ऑप्शन कंस्ट्रक्ट, हाँ, कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी नहीं, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होता है। कंटेंट, कंस्ट्रक्ट एंड क्राइटेरियन वैलिडिटी होता है, वो रिलायबिलिटी नहीं होता। क्वेश्चन तो रिलायबिलिटी, क्वेश्चन रिलायबिलिटी है ना,
इसीलिए यस मैम। वो वैलिडिटी का सेक्शन है आई थिंक। एक मिनट रुको, बोलो बोलो तो क्वेश्चन देखते हैं, मेरे पास होगा ना। नंबर है, नंबर लिखा हुआ, बोलो तो नंबर। 40। 40। यस। वैलिडिटी हम लोग पढ़ा ना मैम कि नहीं? हाँ पढ़े हैं वो। कंस्ट्रक्ट, हाँ कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी, कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी नहीं होगा, नॉट एन अप्रोच ना, नॉट एन यस अप्रोच। मैम। हाँ दैट इज कंस्ट्रक्ट। अल्टरनेटिव फॉर्म रिलायबिलिटी लग रहा है। अल्टरनेटिव फॉर्म रिलायबिलिटी होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म होता है रिलायबिलिटी का। इंटरनल कंसिस्टेंसी भी रिलायबिलिटी की होती है। कंस्ट्रक्ट और कंटेंट और क्या था क्राइटेरियन, ये वैलिडिटी का पार्ट है। तो इसमें कंस्ट्रक्ट वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, तो कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी नहीं होगा। एक मिनट रुक जाओ, स्केलिंग वाला है ना। यस मैम। वैलिडिटी से 2 क्वेश्चन है। हम लोग का सारा बन जाएगा ऐसे भी डिस्कशन करते करते। देख लीजिए यहाँ पे स्क्रीन विजिबल है। यस मैम। देखो इसमें हाँ देखिए यहाँ पे रिलायबिलिटी। अच्छा ये स्केलिंग टेक्निक है ना, इसके बाद होगा। देख चेक करिए यहाँ, देखिए रिलायबिलिटी के टाइप्स, टेस्ट, रीटेस्ट, इंटरनल कंसिस्टेंसी, है ना। यस मैम। Content, criterion and construct, it is a part of validity always. देखिए यहाँ पे टेस्ट रिटेस्ट होगा, कंस्ट्रक्ट भी, कंस्ट्रक्ट नहीं होगा मैम। कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, वही तो बोल रहे यस मैम। अल्टरनेटिव होगा, इंटेंसिव होगा। कंस्ट्रक्ट इज अ पार्ट ऑफ वैलिडिटी, क्राइटेरियन, यस। कंटेंट एंड कंस्ट्रक्ट इज अ पार्ट ऑफ वैलिडिटी, इसलिए नहीं होगा। तो मैम आंसर तो वही होगा ना, कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी। कंस्ट्रक्ट बिकॉज नॉट ए पार्ट ऑफ रिलायबिलिटी बोल रहा है ना, यस मैम। नॉट ए पार्ट ऑफ। एक वैलिडिटी कैन बी असेस्ड बाय एग्जामिन ऑल ओवर द फॉलोइंग एक्सेप्ट item validity, construct validity, criterion validity and content validity. ऑब्वियसली यहीं पे देखिए ना 3 ऑप्शन है, Item. क्राइटेरियन एंड कंस्ट्रक्ट, आइटम वैलिडिटी। Item validity, yes ma'am. ये डिस्कशन बनाने से ना ज्यादा अच्छा होता है, उस समझ में भी यूजफुल हो जाता है। यस मैम। मैम एक था स्केल से मैम, वो scores assigned to continuous rating scale are typically treated as नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल, इंटरवल। इंटरवल होगा कि नॉमिनल, मुझे लग रहा है। नॉमिनल में कंटिन्यूअस नहीं होता है ना, जैसे नेम बोल रहे हैं, नेम इज नॉट ए कंटिन्यूअस टर्म, सीक्वेंशियल टर्म नहीं आता, एक के बाद एक नेम आएगा, वैसा कुछ नहीं है ना। नॉमिनल नहीं हो सकता क्योंकि नॉमिनल जो है वो नॉमेनक्लेचर टाइप है, नेमिंग तो फिर इंटरवल ही होगा फिर। हाँ इंटरवल, इंटरवल ही होगा। हाँ सैम्पलिंग से क्वेश्चन कितने हैं? सैम्पलिंग से तो क्वेश्चन, सैम्पलिंग कर ये अगर हम लोग टॉपिक देखते चले जाते तब भी अब तक हो चुका होता। यस मैम। एक तो सैम्पलिंग से तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे क्वेश्चन है 23, while deciding on the experts whom depth interview is intended, the experiment is chosen using simple random sampling, cluster sampling, stratified sampling, judgment sampling. जब एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं तब तो जजमेंट सैम्पलिंग जजमेंट सैम्पलिंग होगा मैम।
एक है द टाइप ऑफ सैम्पलिंग वेयर द सैंपल इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग। तो इसमें जजमेंट होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन है ना? यस मैम। नहीं तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन में जजमेंट नहीं आएगा, तो सिंपल होगा फिर। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो सकता है। तो कोटा क्लस्टर तो होगा नहीं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, Yes. The type of sampling where the sample is a representative of the population. हाँ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन में क्लस्टर और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होने के चांसेस है। कोटा नहीं होगा, क्लस्टर हो सकता है। क्लस्टर और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में बोल सकते हैं इसे, क्योंकि क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर कैसे हो जाएगा मैम? क्लस्टर हो सकता है ना, क्योंकि पूरा पॉपुलेशन जो है उसको एक जो एरिया वाइज आप डिवाइड कर रहे हैं वो कैसे आ रहा है, उसमें खुद भी वेरिएशन बहुत ज्यादा है ना। तो वो डिफाइन करता है पूरे यूनिवर्स के एक पार्ट को, एक वर्ल्ड को, वो होने के चांसेस हैं। कोटा नहीं होगा। एक मिनट रुको, देखा था ना। अपने एक यूनिवर्स डिफाइन करता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तो रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसमें तो नो डाउट। वही मुझे सिंपल ही लग रहा हूँ, क्लस्टर पर थोड़ा सा ये लग रहा है, सिंपल तो मुझे कंफर्म लग रहा। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो सकता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तो होगा, उसमें तो डाउट नहीं है। बट क्लस्टर के चांसेस मतलब बोल सकते हैं कि है, क्योंकि वो पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं पूरे होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। यस मैम। क्योंकि उसमें वेरिएशन विद इन क्लस्टर जो वेरिएशन है और होमोजेनिटी हेटेरोजेनिटी दोनों मेंटेन करता है ना, तो उसको एक मतलब कहा जा सकता है, एक ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन है सैम्पलिंग से मैम, ए पायलट स्टडी टू एक्सेस द वेरिएंस इन अ वेरिएबल इज डन बाय कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग एंड सिंपल। ये हमें भी पढ़ना है। पायलट स्टडी, हाँ, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो पढ़ेंगे ना इसमें मिलेगा। यस। एरर पढ़ना है इसके बाद मैम, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट चैप्टर एरर से क्वेश्चन है मैम। एरर से भी है, अच्छा। यस मैम। एक तो देखते हैं पहले नॉन प्रोबेबिलिटी वाला थोड़ा बहुत। यस मैम। देखते हैं फिर आगे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में देखो आपके पास ये 6 ऑप्शंस है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के: डेलिब्रेट सैम्पलिंग, सैम्पलिंग, सीक्वेंशियल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसमें से जो 2 सैंपल का नाम दिया गया है दैट इज डेलिब्रेट सैम्पलिंग, इज ये पर्पसिव सैम्पलिंग है। पर्पसिव सैम्पलिंग को डेलिब्रेट भी बोलना है, तो ये याद रखना पड़ेगा। मैम वो पॉपुलेशन वाला सैम्पलिंग ही होगा फिर, क्योंकि हमारे बुक में लिखा हुआ है चेक योर ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन है सैम्पलिंग इज द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, तो ट्रू होगा। सैम्पलिंग इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। यस मैम। सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। सैम्पलिंग इज द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा, इसी में क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है? यस मैम। नहीं, इसमें मतलब बुक में है ट्रू फॉल्स में। सैम्पलिंग मतलब सिंपल सैम्पलिंग ना हो गया मैम? हाँ, सैम्पलिंग मीन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो वही सिंपल ही होगा मैम। चलो देखो इसमें पर्पसिव सैम्पलिंग में क्या होता है। पर्पसिव सैम्पलिंग मैंने बताया था, शायद मुझे याद है। पर्पसिव सैम्पलिंग या जजमेंट सैम्पलिंग जो होता है कि पर्पस के लिए किया जाता है बेसिकली। इसमें सैम्पल का कुछ ऐसा मेथड नहीं है, आपको एक अपना पर, जैसे मैंने इसमें कहा था, एक एग्जांपल दिया था कि आपका पर्पस है मेडिकल स्टोर का सेल कैसा है या फिर किस तरह का रिस्पॉन्स है, जो भी इन जो कोविड-19 वाला केसेस है, मान लीजिए उसमें क्या है, जो सेल हो रहा है वो चेक करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो हमारे पास लिस्ट होता है उन पूरे शॉप का जिससे हम वो सैंपल्स लेने वाले हैं।
लेकिन यहाँ क्या होता है, आप अपनी मर्जी से किसी भी शॉप पे जाओ, वहां से रैंडमली सेलेक्ट करो डेटा और उस अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस चीज को। इस तरह का जो फॉर्म होता है वो पर्पसिव सैम्पलिंग होता है। जैसे देखो, दिस इज, ये इसको जजमेंट सैम्पलिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या करता है, इन्वेस्टिगेटर यूजेस हिज डिस्क्रिप्शन इन सेलेक्टिंग सैंपल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द यूनिवर्स। अपने तरीके से जैसे मन है सिलेक्शन कर रहे हैं, कहीं से भी सिलेक्शन किया जा सकता है, रैंडम सिलेक्शन। लेकिन रैंडम सिलेक्शन कर तो रहे हैं आप, लेकिन उसको आप रैंडम सैम्पलिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग तब होता है जब आपके पास लिस्ट ऑफ स्टोर्स हो और उसमें से आप रैंडमली बाय लॉटरी मेथड या फिर बाय रैंडम नंबर मेथड आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तब वो सिंपल सैम्पलिंग है। लेकिन अपनी मर्जी से कोई भी जाके सिलेक्शन कर रहे हैं, कोई भी शॉप से जाके ऑब्जर्वेशन ले लिया, इन दैट केस वो पर्पसिव सैम्पलिंग होता है। देखो यहाँ पे लिखा है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्वेस्टिगेटर द सैंपल दस चूजन मे बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स, मे बी, may not be. Yes. However, the units in the universe do not enjoy the equal chance of getting included in the sample. ये important line है, क्योंकि आपने equal chance तो दिया नहीं लॉटरी मेथड से या जो भी आपका नंबर मेथड था उससे तो मिला नहीं, बट हाँ बोला जा सकता है दिस इज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट। ये आपका डेलिब्रेट या फिर पर्पसिव सैम्पलिंग है। शॉपिंग मॉल इंटरसेप्ट सैम्पलिंग, ये सैम्पलिंग तो पता नहीं, शॉपिंग मॉल करके पहले मैंने सुना ही नहीं है कभी। This is a non-probability sampling method. In this method, the respondents are recruited for individual interview at fixed location in the shopping mall. This type of study would include several malls, each serving different socio-economic population. यहाँ पे क्या कर रहा है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। आपको यहाँ पे एक फिक्स लोकेशन माने कि इंडिकेट कर रहा है। हाँ, कुछ इंडिविजुअल को रिक्रूट किया गया है कि जब आप शॉपिंग मॉल में उसका लोकेशन, कुछ इंटरव्यूज ले रहे हैं, मतलब एक दे रहे हैं शॉपर्स का क्या कंडीशन है, फूड वर्ल्ड्स एंड मतलब उस तरह से दे रहा है। यहाँ पे अब शॉपिंग मॉल का सिलेक्शन कर रहे हैं, वो किस एरिया में है, क्या क्या डिपेंड करता है। तो ये तो बस बिजनेस के लिए एक नाम दे दिया, कुछ तो काम का तो वैसा है नहीं। यस मैम। प्रमोट टीवी कॉमर्स, मैनेजमेंट वाले कुछ भी नेम दे देंगे। इसमें क्या दे रहा है, टीवी कॉमर्शियल, 2 or more products, small samples informative for some kind of study, do not use following संगम फ्रांसिस। ये कुछ काम का नहीं है, बस ऐसे ही आपको स्टडी करना है शॉपिंग मॉल के बारे में। रिलेटिव स्मॉल होगा, मोस्ट केसेस क्विक रिजल्ट मिल जाएगा। Studies level of accuracy can vary from prescribed norms and methods. ये तो वैसे ही करता रहता है सब शॉपिंग मॉल वाला। यस मैम। क्या है वो इसी को बोलते हैं। चलो ठीक है। सीक्वेंशियल सैम्पलिंग, ये इम्पोर्टेंट है। सीक्वेंशियल सैम्पलिंग में क्या करते हैं हम लोग, सैंपल निकालते हैं और सक्सेसिवली डिसीजन लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सैंपल हमने सिलेक्शन किया, उसके बेसिस पे कुछ रिजल्ट, कुछ कंक्लूजन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या है, कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स जो है वो चेक करेंगे, फिर दूसरा सैंपल लेंगे। सीक्वेंशियल वर्ड है ना, 1 by 1 वी आर टेकिंग सैंपल्स और सीरीज ऑफ सैंपल्स इस तरह ले जाते हैं सक्सेसिव, और उसके बाद उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। ये जो है वो सीक्वेंशियल सैम्पलिंग है। इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा चौड़ा है और ये थोड़ा नॉन मैथमेटिकल पर्सन के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे देखो इसमें होता क्या है ना, सीक्वेंशियल सैम्पलिंग में बाकी सारे सैम्पलिंग में हम कंसिडर करते हैं, कभी भी सैम्पलिंग ले रहे हैं, वी आर नॉट स्टडिंग द होल पॉपुलेशन, तो कहीं कहीं एरर तो होगा ही। अब एरर कितना होगा उस पर डिपेंड करता है। तो एरर जैसे जैसे ज्यादा होगा, कभी कभी होता है ना हम लोग, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल, 2 तरह का एरर होता है जो आप हो सकता है आपको आगे पढ़ना हो या पढ़े भी। यस मैम, इसमें है मैम एरर इन सैम्पलिंग में। हाँ, उसमें एरर में क्या होता है ना कि जैसे मान लो मैंने आपको कुछ खरीदने के लिए कहा, बोला कि एक पेन खरीद कर ले आना आप, ठीक है। तो
पेन को खरीदने के लिए मैंने कहा चलिए आप जाके ले आओ, तो और उसमें साथ में भेज रहा है कि अगर पेन अच्छा नहीं हुआ तो फिर सोचो आपका क्या होने वाला है। तो अब आप क्या करोगे, जब भी मार्केट जाओगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये हिट कर रहा होगा कि मुझे ऐसा खरीदना है जो अच्छा हो, क्योंकि खराब होगा तो बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली है। तो अब इस केस में आप क्या करने वाले हैं, जो अच्छा पेन इन केस आपको दिख भी जाए तो आप क्या करोगे, नहीं और अच्छा चाहिए और अच्छा चाहिए, कुछ केस करते चले जाएंगे। तो अब इस केस में क्या होगा, जो अच्छा प्रोडक्ट होगा आप उसको भी कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट है वो भी कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो जाएगा। और सपोज मैंने ऐसा कह दिया कि चलो कोई भी पेन लेकर आ जाना आप, तो उस केस में क्या करते हैं, कोई खराब भी उठा के लेके चले आए, तो यहाँ पे दो कंडीशन हो जाता है। या तो आपको अगर ये कहा जाए कि आपको सिर्फ बेस्ट चूज करना है, तो आप कुछ अच्छे प्रोडक्ट को भी रिजेक्ट कर रहे हैं। और ये भी अगर ये कह दिया जाए आप कुछ भी लेके चले आओ, तो आप खराब भी प्रोडक्ट उठा के लेके चले आएंगे। तो यहाँ पे दो एरर होता है। मान लो आप अच्छे प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिए तो आप पे बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन अगर खराब प्रोडक्ट लेके चले आए तो रिस्क होगा या नहीं? यस मैम, यस मैम। इस केस में आपका एग्जांपल ये भी है, जैसे स्मोकिंग को ले लो और एक एग्जांपल स्मोकिंग को रखिए, दूसरा एग्जांपल योगा लीजिए। सब स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोक सबको पता है, लेकिन फिर भी बहुत लोग स्मोक करते हैं। उसका बैड इम्पैक्ट उन पे होता है या नहीं, उनके हेल्थ पे? श्योर है कि होगा। योगा पता है, योगा इज वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, लेकिन फिर भी बहुत लोग नहीं करते। तो इसका बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ता, भले ही हमें उसका बेनिफिट ना मिले, लेकिन बैड इम्पैक्ट साइड इफेक्ट वगैरह नहीं मिलेगा। चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एरर जो कमिट कर रहे हैं वो एरर किस तरह का है। अगर वो एरर ऐसा है जो आपके लिए कहीं ना कहीं खतरनाक है, ऐसा कुछ क्रिएट करने वाला है जिससे आपको प्रॉब्लम होने वाला है, वो एरर को क्या किया जाता है, मिनिमम करने की कोशिश की जाती है, कम हो सके, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस हो सकता है, सारा का सारा प्लान कोलैप्स कर जाने वाला होता है। तो उस एरर को हमें कम करना होता है। ठीक है, अब कम करने में भी आप किस हद तक कम कर सकते हो ये इंपॉर्टेंट है। अब पूरी तरह तो नहीं हटा सकते क्योंकि दोनों चांसेस एक साथ होंगे। तो यहाँ पे जो सीक्वेंशियल सैम्पलिंग में क्या किया जाता है, दोनों एरर को हम फिक्स कर देते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एरर, जो मान लो एक अल्फा ले ले, पर्टिकुलर टाइप ऑफ एरर बीटा ले ले, और दोनों एरर को हम फिक्स कर रहे हैं। मतलब हम ना ही बहुत अच्छे के चक्कर में पड़े हुए हैं, रिजेक्शन ऑफ अ गुड प्रोडक्ट भी नहीं कर रहे हैं और एक्सेप्टेंस ऑफ अ बैड प्रोडक्ट भी नहीं कर रहे हैं। ये दोनों को एक फिक्स लेवल तक हम रखे हुए हैं और उसके बाद आप सैंपल्स का सिलेक्शन कर रहे हैं। इस तरह का जो सिलेक्शन होता है दैट इज सीक्वेंशियल। आप एक स्टेज पर करोगे, एक का सैंपल लोगे, चेक करोगे कि रिजेक्ट करें या सेलेक्ट करें, खराब तो सेलेक्ट नहीं हो रहा, बेटर प्रोडक्ट रिजेक्ट तो नहीं हो रहा, और ये दोनों चीज चेक करेंगे, फिर उसका सिलेक्शन करेंगे, फिर दूसरा सैंपल लेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर थर्ड सैंपल, फिर चेक करेंगे। तो इस तरह सीक्वेंशियली हम ये चीज रिपीटेडली करते हैं, तो इसको सीक्वेंशियल सैम्पलिंग बोलते हैं। ठीक है, और इसमें ईच एंड एवरी प्रोडक्ट नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड। हर केस में चेक कर रहे हैं, क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं, देन अगेन सैम्पलिंग ले रहे हैं। इस तरह का सैम्पलिंग ये है। देन कोटा, मैम कोटा नेक्स्ट क्लास में। हाँ, अब इसको नेक्स्ट क्लास में करते मैम। हाँ मैम एक रिसर्च मेथोडोलॉजी में एक क्वेश्चन है मैम, एक समझ में नहीं आ रहा। अच्छी बात है, बताओ क्या नहीं समझ आ रहा। क्वेश्चन एक मिनट मैम।
आप तो इतना लेट ज्वाइन किए हैं अभी 5 मिनट पहले क्वेश्चन पूछने के लिए, बताइए। नो मैम, एक्चुअली मैम बारिश में भीग गया था तो लेट हो गया। बोलिए क्या है क्वेश्चन। मैम इसमें क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा इज डन यूजिंग, इसमें ऑप्शन है सर्वे में। प्राइमरी डेटा, यस मैम। हाँ, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा यूजिंग, और यहाँ ब्लैंक है मैम। ठीक है। मैं ऑप्शन बता रहा हूँ मैम आपको, सर्वे मेथड या ऑर्गेनाइजेशन मेथड, बोथ एंड बी, ए एंड बी, और नॉन ऑफ द अबव। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, यस मैम। प्राइमरी डेटा पढ़े हो आप? प्राइमरी डेटा कहाँ पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। एग्जैक्ट आंसर चाहिए कि थोड़ा मेहनत करोगे, ये बताओ। थोड़ा सा मेहनत करोगे? यस मैम, बोलिए। प्राइमरी डेटा आपके पास बुक है ना, उसमें चैप्टर है, उसका शुरू का 3 पेज पढ़ना, मिल जाएगा आंसर। अच्छा, थोड़ा सा होमवर्क करो तो। ओके मैम, मेरे पास बुक नहीं है, मैं हामिद से पूछ लूंगा। प्राइमरी डेटा का शेयर कर, अच्छा ठीक है, पीडीएफ अपना शेयर कर लीजिए। बुक क्यों नहीं मिला आपको? नहीं देते कॉलेज लाने? लॉकडाउन की वजह से मैं पटना में बुक रह गया मैम। वैसे उसमें मिल जाएगा, लिखा हुआ है। लेकिन मैं गूगल पे मैं सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ लिख रहा है डिसएडवांटेज ऑफ सर्वे, कुछ ऐसे ही लिख रहा है। प्राइमरी डेटा में डिसएडवांटेज ऑफ सर्वे कैसे बोल रहा है? प्राइमरी डेटा तो बेटर ऑप्शन होना चाहिए। वैसे इसका आंसर होना चाहिए दोनों मेथड, ऑब्जर्वेशन एंड सर्वे। चेक कर लेना लेकिन आप, क्योंकि प्राइमरी डेटा का सिलेक्शन हम लोग करते हैं डायरेक्टली। यस मैम। और कुछ पूछना है? नो मैम। पर आप लोगों की क्लास है अभी? यस मैम, पवन सर के क्लास है। चलो ठीक है, तो करो उनकी क्लास, फिर हम लोग नेक्स्ट पे करते हैं। Okay. ओके मैम।